हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर आपके हाई कोर्ट की बेहतरीन तैयारी चल रही है। आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कराया जा रहा है, जो कि आपके सिलेबस में जो भी आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई या आपकी भारतीय संस्कृत हो गया, मतलब जो भी आपका जीके का सिलेबस आपका है वो सब कुछ आपको कवर कराया जा रहा है। और कोई भी प्रकार का चार्ज भी नहीं है ना। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको जो टेलीग्राम में पीडीएफ वगैरह है वो भी आपको दी जाती हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर भूगोल, जिसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं लगभग 110 क्वेश्चन आपके होंगे, जिसमें संपूर्ण भारत का जो भूगोल है, विश्व का भूगोल है, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पर कवर कर लेने वाले हैं। और आपके एग्जाम में यहीं से आपके क्वेश्चन मिलने वाले भी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद। सभी लोग आ गए कि नहीं आ गए उस क्लास से, हिंदी वाली क्लास से? चलिए आ गए हैं। चलिए तो जय हिंद, जय हिंद, जय मां शारदे, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आकाश का जो रंग है नीला दिखाई देने का कारण क्या है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें से ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन का कारण है कि नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो ये जो नीला प्रकाश होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी कारण आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। पूरी प्रक्रिया हमने आपको यहाँ पर बता दिया। कॉन्सेप्ट के साथ भी चलना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? यहां पर देख सकते हैं बिग बैंग जो दिया था वो जॉर्ज आपके लेमेत्रे हैं। यहां पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो आपके बिग बैंग अर्थात जिसे कहा जाता है थ्योरी, वो आपके जॉर्ज लेमेत्रे ने यहां पर दिया था। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था, हमने कहा था कि स्टार्टिंग में एक प्रकार से अणुओं का छोटा छोटा गोला था, इसके बाद भारी विस्फोट हुआ था, वही आपको कहीं ना कहीं बिग बैंग थ्योरी आपके कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मास्टर ऑफ गार्ड्स की उपमा किस ग्रह को दी जाती है? मास्टर ऑफ गार्ड्स की उपमा दी जाती है आपके बृहस्पति ग्रह को। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, जिसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, गुरु या जिसे हम लोग बृहस्पति कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सिंपल सी बात है, आपका आंसर सी हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये देखिए, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, याद रखिएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फोबोस और डिबोस ये दो उपग्रह किस ग्रह के हैं? नोट कर लीजिएगा कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक डिवोस है और आपका एक फोबोस है। तो ये आपके हैं किसके हैं, चंद्रमा के हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। मंगल ग्रह के हैं दोस्तों, आपका आंसर ए हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो आपका है कौन सा है, यही पढ़ लीजिएगा, उद्धार हो जाएगा आपका। देख सकते हैं 7 नंबर दिया है और 7 की अगर बात करते हैं, सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो कहते हैं वो आपके शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह जो आपका है दोस्तों, याद रखिएगा, इसे सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह भी आपका होता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होने का कारण है कि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आपका पाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बादलों में कभी कभी आपको देखने को मिलता है जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसके बादल की कई मोटी परतें भी देखने को मिलती हैं। तो आपका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से विकल्पों में से कौन सा सही से ग्रहों को उनके आकार के हिसाब से अवरोही क्रम को दर्शाता है? यहाँ पर देखिए, अवरोही क्रम की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अवरोही क्रम जो आपका होगा इनमें से क्या हो सकता है। अगर बढ़ते क्रम से बोले तो आप कहेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, नेपच्यून, यूरेनस, शनि, ये जो आपके होते हैं कहीं ना कहीं इनमें आपके होंगे। नेपच्यून तो आपका उसमें होगा भी नहीं। तो यहाँ पर देखो दिया गया मंगल, पृथ्वी, शनि दिया है ना, फिर यहाँ पर बुध दिया गया है। अगर हम आपसे बात करें इनमें से आपका यूरेनस,
यूरेनस, इसके बाद यहाँ पर पृथ्वी, इसके बाद आपका हो गया मंगल, इसके बाद आपका हो गया बुध हो गया। ठीक है, ग्रहों को उनके आकार के हिसाब से इस ढंग में जब नेपच्यून को ले लिया गया है तो भी आपको इसमें है ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर यूरेनस हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया और इसके बाद बुध हो गया। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड या जंग की वजह से ये लाल दिखता है ना, लौह ऑक्साइड इसमें होते हैं। और मंगल ग्रह सूर्य से चौथा आपका ग्रह होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, मंगल ग्रह का नाम रोमन युद्ध के देवता के नाम से भी रखा गया था, रोमन युद्ध देवता के नाम पर भी रखा गया है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है। इस बात को याद रखना कि जैसे आपका ये सूर्य है, इसके बाद आपके यहाँ पर देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो आपके होते हैं इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपकी पृथ्वी बनी है उसी प्रकार से आपके पार्टिकल से आपका बना हुआ है। कुल मिला के देखा जाए जिस प्रकार से यहाँ पर आपके पाए जाते हैं मिट्टी वगैरह ठोस चीज़ों से, लेकिन यहाँ पर देखा जाए बृहस्पति जो आपका शनि है, अरुण वरुण होते हैं, ये आपके गैसीय ग्रह हैं जिनको बाह्य ग्रह कहते हैं। तो ये आपके आंतरिक ग्रह इनको कहते हैं, जो आपके मंगल से लेके आपके बुध तक होते हैं, ये चार स्टार्टिंग की इन्हें पार्थिव कहते हैं। इन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया है कि कैसा भी आपका क्वेश्चन दे आप तुरंत बताएंगे सर यहाँ पर देखिए मंगल ग्रह जो आपका है ये आंतरिक ग्रह, इसको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। बाकी जो आपके हैं वो आपके बाह्य ग्रह हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति की प्रक्रिया का नाम क्या है। बताना है कि सूर्य में जो ऊर्जा की उत्पत्ति है इसका कारण होता है कि नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से ही सूर्य में ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। अभी अभी हमने आपको बताया कि भैया ये जैसे आपके यहाँ पर सूर्य है, इसमें से आपका बुध है, फिर शुक्र, शनिवार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इस प्रकार से होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पर जो बुध आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है, ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों ये कर्क रेखा पर होती है, 23.5 जो आपकी उत्तर है ना, याद रखिएगा ये 21 जून की बात कह रहा है ना। अब आपके दिमाग में आया होगा कि अरे भूमध्य कर दें, भूमध्य नहीं, क्योंकि ये बात हो रही है 21 जून को और आपको मालूम है 21 जून गर्मियाँ होती हैं उत्तर भारत में, अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में होती हैं है ना। क्योंकि ग्लोब में देखा जाए तो आपका भारत जो आपका बसा है कुल मिला के यहाँ पर बसा है, तो ये जो आपकी सूर्य की किरणें होती हैं वो पड़ती हैं आपकी कर्क रेखा में, इसलिए आपकी कर्क रेखा में यहाँ पर गर्मी होती है। और यहीं पर देखा जाए तो इसके विपरीत यहाँ पर मकर रेखा पर होगी तो वहाँ पर आपकी शरद ऋतु होती है ना। तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे सर इसका आंसर आपको बी लगाना है, भूमध्य रेखा मत लगाइएगा। यहाँ पर आंसर आपको बी देना है कि कर्क रेखा 23.5 जो आपकी है इस दिन सूर्य की किरणें सीधे सिर के ऊपर आपके लंबवत पड़ती हैं, याद रखिएगा। 21 जून की अगर हम बात करते हैं तो कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं कि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म आयनात होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है, रात सबसे छोटी होती है। इस दिन सूर्य की किरणें धरती पर ज़्यादा समय तक पड़ती हैं। इस दिन सूर्य का प्रकाश धरती पर करीबन 15 से 16 घंटे तक पड़ता है। इस दिन उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर अपने अधिकतम झुकाव पर भी होता है ना। कितने ढेर सारे आपके क्वेश्चन हैं यहाँ से आपके बन रहे हैं। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि बसंत विषु जो होता है, अब आपको मालूम है बसंत का जो महीना होता है वो लगभग कब आता है, तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार भी लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर बसंत का महीना लगभग आपके फरवरी मार्च के समय, अर्थात आपको याद रखना है कि मार्च में 21 मार्च को बसंत विषु आपका होता है, याद रखिएगा है ना। और शरद विषु होता है, शरद विषु कब होगा तो आपके सितंबर माह के लगभग आपका होता है। तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। हमने आपको एक ट्रिक बताया था शाम, है ना। क्या बताया था आपको, बताया था शाम। शाम यहाँ पर ऐसे याद रखना है, शाम तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये हो गया शाम होता है, और शाम को अगर बोले क्या निकलता है तो आप कहेंगे चंद्रमा निकलता है। अर्थात यहाँ से आपकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कि भैया शाम मतलब हो गया चंद्र ग्रहण।
कि जब यहाँ पर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका चंद्र ग्रहण कहते हैं। याद रखना अर्थ जो आपकी होती है EARTH, हमने उसको ए मान लिया है। तो सिंपल सी बात है कि जो आपको परिभाषा लिखना पड़े तो आप कहेंगे सर जब हमारी पृथ्वी सूर्य और है ना क्या चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अब इसी में से यहाँ पर देखा जाए समा कर दिया जाए, क्या समा कर दिया जाए, इसका मतलब ये हो गया कि भैया जब हमारा चंद्रमा सूर्य और आपकी पृथ्वी के बीच आ जाता है तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। अब देखिएगा ऐसा कहीं ऑप्शन लिखा है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ गया, देखो मिल गया, सूर्य और आपकी पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ गया तो आपका सूर्य ग्रहण हो गया। तो दोनों चीज आपको कंप्लीट हो गई होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर वर्ग को दर्शाता है। देखिए अक्षांश रेखाएं जो आपकी होती हैं कुल मिला के यहाँ पर इस प्रकार से आपकी समानांतर रेखाएं आपकी होती हैं। इनमें से एक अक्षांश की अगर दूरी बात करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो राइट आपका हो जाएगा 111 किलोमीटर आपकी लगभग आपकी होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। वहीं पर जो आपकी देशांतर रेखा होती हैं वो लगभग 113 किलोमीटर में आपकी होती हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ से बीच में जाएंगी भूमध्य रेखा, यहाँ पर ऊपर जाएगा ये कर्क रेखा होता है और नीचे वाली आपकी मकर रेखा होता है। तो उत्तरी अक्षांश में होगा यहाँ पर 17 नंबर में आप देखेंगे उत्तरी अक्षांश, वो भी यहाँ पर 23.5 वाला जो ऑप्शन आपका दिया गया है ये आपका बी हो जाएगा। ये आपका दोस्तों ये आपकी कर्क रेखा आपकी है और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जो 23.5 आपका दक्षिण में होता है इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस प्रकार की चट्टान को परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। परतें जब बनती हैं जब उसमें अवसाद जमा होते हैं, छोटे छोटे कण धीरे धीरे करके कई सालों तक जमा होते हैं, वो होते हैं परतदार, इन्हीं को बोलते हैं अवसादी चट्टान। तो यहाँ पर आंसर जो आपका आ गया है वो ए हो जाएगा कि ये चट्टानें पृथ्वी तल पर अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन से जो निक्षेपण होता है उन्हीं से आपकी बनती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेटल क्षेत्र में किसकी अधिकता पाई जाती है। 19 नंबर में दोस्तों याद रखिएगा जो आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सियाल, सीमा, नीफे पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं, है ना, अर्थात जो परतें हैं तो सियाल, सीमा, नीफे। तो यहाँ पर आपसे मेटल में किसकी अधिकता है, मेटल जो कि अगर हम बात करते हैं 19 नंबर में तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन और जो मैग्नीशियम होता है ये आपका पाया जाता है इस वाले एरिया में जो आपका है सिलिकॉन मैग्नीशियम होता है। और नीचे जो आपका होता है वो आपका निकेल और फेरस आपका होता है ना। तो यहाँ पर भारी होता है, सबसे पॉइंट में होता है भारी, तो इसका आंसर आपका सी बनेगा जो कि आपके मेटल वाली बात कर रहा था बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो में स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माउंट किलिमंजारो है वो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा हालांकि जो माउंट किलिमंजारो है 3 ज्वालामुखी से मिलकर बना है, कीबो और मावेंजी और आपका सिरा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ज्वालामुखी दिया और आपसे देश दिया गया है, 21 में से आपको मिलान करना है। भैया यहाँ पर दिया गया है माउंट रेनर। माउंट रेनर जो आपका दिया है वो आपकी यूएसए में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। जो आपका माउंट एटना है वो आपकी इटली में आपको मिलेगा। माउंट पेरिकुटिन जो आपका दिया है वो आपकी मैक्सिको में है और आपका माउंट एपो जो आपका है वो आपकी कहाँ है, फिलीपींस में है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच में स्थित है। जो आपकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये आपके भारत मत लगाइएगा, नेपाल और चीन लगाइएगा, गलती मत करिएगा। यहाँ पर नेपाल और जो तिब्बत आपका है ना, नेपाल चीन का जो तिब्बत एरिया है, स्वायत्त क्षेत्र कह सकते हैं, चीन के अंडर में जो आपका है, तो यहाँ पर आपको है भारत मत लगा दिए गलती से, ठीक है ना। और ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु आपका माना जाता है, दोस्तों याद रखिएगा। और यह हिमालय पर्वत का एक सबसे ऊंचा शिखर है, इसे नेपाल में इसे सागर माथा भी कहते हैं। एक ब्रिटिश सर्वेसर थे जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही यह सम्मान में इनका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था, याद रखिएगा। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि पेंटागोनिया का जो पठार है वो आपके किस देश में अवस्थित है। 23 नंबर दिया गया है और 23 को ऑप्शन दोस्तों आपकी पेंटागोनिया का जो पठार है वो आपकी कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे सर ये आपकी अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है, तो अर्जेंटीना आपका जो आंसर आपका आ गया है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। कुछ आपके पर्वत दिए गए हैं और ये पर्वत वहाँ पर स्थित नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया है एटलस पर्वत आपके अफ्रीका में है, यूराल पर्वत आपके रूस में है, अल्पस पर्वत आपकी यूरोप में है। अब आपको बताना है काराकोरम पर्वत कहाँ पर है।
तो भैया काराकोरम पर्वत क्या अमेरिका में है क्या? ये तो आपको काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत, चीन है ना, इनके साथ आपका जो बिलिस्तीन आपका मिलता है, लद्दाख यहाँ पर पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक थार का रेगिस्तान भारत में कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका 25 नंबर है और 25 को ऑप्शन हो जाए आपका, ये आपको पड़ेगा भारत में कहाँ पर? जैसलमेर, जो कि आपके राजस्थान में है ना, जैसलमेर जो कि राजस्थान में है। थार रेगिस्तान का 70% भाग ये राजस्थान में पड़ता है, बाकी का पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में से देखने को यहाँ पर मिलता है। थार रेगिस्तान दुनिया का 17वां नंबर का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, 17वें नंबर का नाम इसका यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से पंपास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? 26 नंबर की बात करते हैं तो पंपास जो आपको मिलेगा वो दोस्तों आपके अर्जेंटीना में आपको मिलेगा। पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में, जो आपका अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, ब्राज़ील, वहाँ भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित कर देती है? दोस्तों हमने बताया था पृथ्वी की आपकी परतें होती हैं, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आपका बहिर्मंडल। तो जो आपका आयन मंडल होता है यही क्या करता है? रेडियो तरंगों को वापस भेज देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित कर देता है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया जो आपका दिया है समताप मंडल, ओजोन गैस जो आपकी पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो सबसे नीचे जो आपका होता है ना, यहाँ पर देखा जाए जो परत आपकी दी गई है वो क्षोभ मंडल है, जिसमें से मौसम संबंधी जो भी क्रियाएं, धूल, बारिश, ये सब चीज़ें आपकी होती हैं, आंधी तूफान, ये आपकी क्षोभ मंडल में। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो भी क्षोभ मंडल में आपकी आएगी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में आपकी पाई जाती है? अभी अभी हमने बताया कि आपकी ये समताप मंडल में आपकी पाई जाती है। समताप मंडल में वायुमंडल के लगभग 90% ओजोन समताप मंडल में ही देखने को आपको मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका ये सतह से आपका है, लगभग 50 मीटर की ऊंचाई पर ये आपको परत देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समस्त मौसमी घटनाएं जो आपके हैं वायुमंडल के किस परत में आपकी संपन्न होती हैं? अभी अभी हमने जिक्र किया था जो आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में भी मौसम संबंधी जितनी भी आपकी चाहे बारिश, आंधी तूफान, वर्षा वगैरह सब होता है वो आपके क्षोभ मंडल में होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो इसी वीडियो से आप सब कुछ कवर कर पाएंगे, पूरा का पूरा भूगोल आपका रिवीजन होगा, चाहे वो विश्व भूगोल हो चाहे आपका भारत का भूगोल हो। और ऐसे वीडियो को भैया आप लोगों का फर्ज एक बनता है कि आप सीख रहे हैं और बेहतर तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, तो भैया आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसमें भी आप कंजूसी करेंगे तो फिर थोड़ा सा लगता है कि भैया आप लोग तो भाई कैसे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भैया ऐसे वीडियो को आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा। देखो भैया निम्न में से सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा पृथ्वी की सतह पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इस बात को याद रखना है, जो पृथ्वी के सबसे नीचे पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भारी होती है, और हाइड्रोजन देखिए हल्की होती है, इसलिए ऊपर पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी कारण से है कि ग्लोबल वार्मिंग वो पृथ्वी पर ही आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये आपकी जो सूर्य की किरणें होती हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उससे क्या करती है, शीघ्र क्रिया करता है, अर्थात उसे आवेशित कर लेता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डोल ड्रम क्षेत्र पृथ्वी तल पर कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है? 31 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपका यहाँ पर कुल मिला के जो आपका पृथ्वी का अक्षांश जो आपका ये 0 है, इसमें से 5 अंश ऊपर जाएंगे, 5 अंश नीचे जाएंगे। तो ये जो आपका एरिया है 5 अंश ऊपर 5 अंश नीचे, अर्थात जो ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर दिया गया है वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि बैरोमीटर जो आपका दिया गया है कि सर बैरोमीटर जो आपकी है ये तेज़ी से अगर गिरावट आती है तो किसका संकेत होता है? चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर भैया बैरोमीटर में अगर जो पठन है वो तेज़ी से गिरता है, इसका मतलब ये संकेत होता है कि भैया तूफान आने की संभावना है। धीरे धीरे अगर होता है फिर मौसम साफ होने की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि चीखती साठा पवन किस अक्षांश के निकट चलती है? दोस्तों याद रखिएगा ये जो 60 अंश दक्षिणी अक्षांश है, 60 अंश जो आपका दक्षिणी अक्षांश है, इसके मध्य यहाँ पर जो गरजता 40, प्रचंड 50, चीखते 60 के नाम से ये पवन को बुलाया जाता है
है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हर मट्टन गर्म पवन किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। 34 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, जो आपका पश्चिम का अफ्रीका है। हरमट्टन सहारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिमी जो दिशा में चलने वाली गर्म हवा होती हैं, शुष्क होती हैं, तो ये आपके अफ्रीका का उष्ण पश्चिमी आपका जो तट है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि कौन सा पवन है जो आपकी सुमेलित नहीं है। 35 नंबर में पहला ऑप्शन दिया गया और आपसे कह रहा है कि सांता आना जो आपके कैलिफोर्निया में हवा है, हबूब जो आपकी सूडान में है, थामो जो आपकी पवन है वो आपकी जापान में है। अब आपको बताना है कि मिस्ट्रल पवनें कहाँ चलती हैं। मिस्ट्रल जो पवनें हैं वो अल्पस से लेकर फ्रांस तक चलती हैं, ना कि ऑस्ट्रेलिया में होंगी। कहाँ से? तो आपकी अल्पस से लेकर आपके फ्रांस तक चलती हैं, जो कि बर्फ वाली तूफान होती हैं, है ना। इन हवाओं को आमतौर पर ठंडी हवाएं भी कहते हैं, इसलिए यह ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन है जो शीत महासागर धारा नहीं है। शीत धारा में दोस्तों याद रखिएगा, आपकी कनारी धारा है, हम्बोल्ट भी है, आपका वायुस्यु भी है, लेकिन अलगुहास्क जो आपकी धारा है ये आपके प्रशांत सागर की धारा नहीं है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपकी गर्म जल धारा में यहाँ पर आपकी आती है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार के बादल काले रंग के होते हैं तथा अधिक वर्षा करते हैं। छाप दीजिएगा बिल्कुल एग्जाम में। यहाँ पर देखिए 37 नंबर है और 37 का ऑप्शन हो जाएगा, ये वर्षा स्त्री इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको वर्षा स्त्री बादल कहते हैं, जो आपके ये काले रंग के होंगे और कहीं ना कहीं अधिक वर्षा करते हैं। तो इनको आंसर आपका सी नंबर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। 38 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पर आपका क्या है, एक तालाब है ना। तालाब है तो इसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सूर्य की किरणें आपकी पड़ती हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये वाष्पित होता है और वाष्पित होकर धीरे धीरे ऊपर पहुँचता है। जब मौसम ठंडा होता है, अर्थात ये जो आपकी गैस गई थी ऊपर, वाष्प गई थी, वो ठंडी होती है, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, फिर आपकी संघनन होती है। तो ये प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं संघनन प्रक्रिया कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि जल चक्र में सूर्य की गर्मी से पानी वाष्प बदल जाता है, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं, और जब ये वाष्प ठंडी होती है तो ये संघनित होकर बादल बन जाती है ना। तो यही कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका आंसर बी नंबर है राइट हो जाएगा। वहीं पर एक पॉइंट और होता है कि बादलों से बारिश या बर्फ के रूप में पानी पृथ्वी तक गिरता है, जिसे वर्षण कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर है भैया। बारिश का कुछ पानी मिट्टी सोख लेता है और कुछ भूजल बन जाता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। कुछ चक्रवात हैं जो आपको हमेशा सुनने को मिलते होंगे कि ये जो चक्रवात है वो आपके कहाँ देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर देखो, आपका दिया है बगुइयो चक्रवात जो आपका आता है, ये कहाँ पर आता है। तो याद रखिएगा, आपकी फिलीपींस में आपका आता है, यहाँ पर आपका फिलीपींस हो जाएगा। हरिकेन जो आपका आता है वो आपके यूएसए में आपका तूफान चलता है। टाइफून की बात करते हैं तो ये आपके चीन में देखने को मिलता है। और विली जो आपके ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला आपका तूफान है। ऑप्शन नंबर आपका बी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दिया गया है और दोस्तों याद रखिए आपका ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा आपका ये आपका है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर आपका कौन सा है। एक ट्रिक हमने आपको बताया था, पैसा PAISA, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा जो आपका है वो आपका आर्कटिक महासागर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आर्कटिक महासागर दिया है बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। बाकी ये क्रम आपको बिल्कुल दिया गया है, पैसा से याद रखें PAISA, है ना। सबसे पहले प्रशांत है, फिर आपका यहाँ पर जो आपका अटलांटिक होता है, और फिर इंडियन ओशियन आपका होता है साउथ में, और आपकी आर्कटिक हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु। अब आपको बताना है कि सर यहाँ पर 42 नंबर में जो आपका गहरा पॉइंट है वो आपका कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रशांत प्रमेय जिसे बोलते हैं, ट्रिक में हम बोलते हैं इसको, ट्रिक में हम पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाया होगा प्रमेय। प्रमेय से मतलब हो गया पास से प्रशांत हो गया, में से हो गया मेरियाना। तो भैया प्रमेय जो आपकी प्रशांत महासागर की गहरी गर्त है वो आपकी मेरियाना है। वहीं पर दोस्तों याद रखिएगा, आर्कटिक की जो आपके दिए गए हैं, आर्कटिक की जो आपकी है वो आपकी मोलाई गर्त आपकी है।
यहाँ पर दोस्तों हिंद हिंद जो आपका है, हमने आपको बताया था हिजड़ा, ही से हिंद महासागर है, और यहाँ पर सुंडा और यहाँ पर जावा दो प्रकार के मिलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर में। और अटलांटिक जो आपका है अटपटा जिसे बोलते हैं, अटलांटिक और पास है प्रिटोरियो, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है। नील नदी है और इसका जो उद्गम है दोस्तों विक्टोरिया झील, आपने नाम सुना होगा कि अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसे अफ्रीकी नदियों का जनक भी कहा जाता है ना। लगभग 6650 किलोमीटर ये आपकी लंबी है जो आपकी नदी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी है। 44 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपका कैस्पियन सागर है, दुनिया की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। यूरोप एशिया के बीच का, कस पूर्व में, मध्य एशिया के, ऐसे आपको देखने को मिलती है। इसकी जो तट रेखा है अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से मिलती है। यहाँ पर आपका आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नगर दिया है और आपसे नदी दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा नगर है और किस नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है। तो पहला दिया है कि खार्तूम जो आपका नगर है वो आपकी नील नदी के किनारे बसा हुआ है। बाजावरेली जो आपका दिया है वो आपकी जेरे के किनारे बसा है। यहाँ पर रॉटरडम जो आपका शहर है दोस्तों आपको याद रखना है वो आपके राइन आपका हो जाएगा। और वहीं पर पेरिस की बात करते हैं तो आपकी सी नदी किनारे, मतलब ऑप्शन नंबर इसका भी ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका कौन सा है। ये तो क्वेश्चन छपा ही मिलता है ना, आपके एग्जाम में देखा जाए तो बार बार पूछा भी गया है। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जिसे कहते हैं, बांग्लादेश में, ये भारत और बांग्लादेश में आपका फैला हुआ है। इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ने वाले डेल्टा क्षेत्रों में आपका एक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। कौन सा है जो आपका सुमेलित नहीं है। कुछ आपकी स्थान दिए गए हैं जहाँ की जनजातियाँ हैं और भैया उस स्थान से सुमेलित नहीं है 47 नंबर में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कोरियाक जनजाति कहाँ मिलती है। कोरियाक जनजाति जो आपकी है ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में मिलता है, ना कि आपके अलास्का में मिलेगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपके सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए बोर्नियो में आपकी पुनान जनजाति है, अरब मरुस्थल में रुवाला है और स्वीडन और फिनलैंड में आपकी लैप्स मिलती है। तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका ये नंबर गलत हो जाएगा। जो कोरियाक रूस के साइबेरिया क्षेत्र में देखा जाए तो प्रायद्वीपीय उत्तर में कामचाता क्राय और बोरिंग सागर के तट पर आपकी बसने वाली एक समुदाय है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कुछ जनजातियां और आपका स्थान दिया गया है 48 नंबर में से। पहला ऑप्शन है पिग्मी जनजाति, आपको कांगो बेसिन में मिल जाएगी। अंगामी आपके देखिए नागालैंड में आपको मिलती है। आइन जनजाति आपकी जापान में है। अब आपको बताना है किरगिज जनजाति कहाँ मिलती है। चलिए बताना है किरगिज जनजाति कहाँ मिलेगी। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कह सकते हैं ये आपकी सूडान में नहीं मिलती, बरमूडा वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। ये सूडान में आपको नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन आपका डी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है रियाद किस देश की राजधानी है। रियाद जो आपकी है दोस्तों सऊदी अरब की है। कहाँ की है? सऊदी अरब की है। ये प्रांत जो आपका रियाद प्रांत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में जो किंटा घाटी है दोस्तों याद रखिए वो आपके टिन के लिए जानी जाती है, टिन के उत्पादन के लिए जानी जाती है। किंटा घाटी टिन के उत्पादन के लिए दुनिया के सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्रों में से आपकी गिनती यहाँ पर होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल छाप लेना है, स्टार लगाइएगा। ये आपका भूटान है, हिमालयी राज्य है, इसे थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश इनमें से कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक आपका है जो आपका कजाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा कजाकिस्तान। दोस्तों याद रखिएगा कजाकिस्तान बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में से सिसेल्स गणराज्य स्थित है। 53 नंबर दिया है और 53 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर में सिसेल्स गणराज्य आपका है। सिसेल्स जो कि हिंद महासागर के सोमाली सागर खंड में स्थित आपका है। यह अफ्रीकी मुख्य भूमि से करीब 1500 किलोमीटर दूर आपका मेडागास्कर के पास पड़ता है। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। अगला दिया गया है मैकेंजी किस देश की सबसे बड़ी नदी है। उम्मीद है कि इस पॉइंट को आप लोग जरूर बताएंगे। मैकेंजी जो आपकी है किस देश की सबसे बड़ी नदी है।
ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा भी गया है और आप लोगों के देख सकते हैं यहाँ पर जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आ भी रहे हैं और आपका जो आंसर आ गया है लगभग सभी का है। तो आप कहेंगे सर ये आपकी मिलेगी कनाडा की। याद रखिएगा कि कनाडा है ना, मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी भी आपकी है। इसकी सहायक नदियों में देखा जाए तो इसकी सहायक नदियाँ उत्तर पश्चिमी कनाडा से होकर आपकी बहती हुई आपकी हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रेरी शीतोष्ण कटबंधी घास के मैदान कहाँ पर स्थित है। 55 नंबर दिया है और 55 को ऑप्शन दोस्तों ये मिलेगा उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका के जो आंतरिक भाग है वहाँ पर स्थित है शीतोष्ण घास के मैदान। ये मैदान रॉकी पर्वत से उत्पन्न हुए हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा मैक्सिमम में आपके फैल गए हैं। इन्हें घासों का समुद्र भी कहते हैं, इन्हें घासों का समुद्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। दोस्तों 56 नंबर दिया, 56 नंबर की बात करते हैं तो जो आपकी कनाडियन पैसिफिक रेलवे है ये वैंकूवर और आपके हेलीपैक्स के मध्य आपकी चलती है। याद रखिएगा कि कनाडा और अमेरिका का एक अंतर द्वीपीय आपका रेलवे है, वैंकूवर से मॉन्ट्रियल तक आपका फैला हुआ है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। 57 की अगर बात करते हैं दोस्तों आपकी केन्या से जाती है, युगांडा से जाती है, गैबॉन से जाती है, लेकिन जाम्बिया से नहीं जाती है। कहाँ से? तो आपकी जाम्बिया से नहीं जाती है। हमने कहा भी है कि भैया जो आपकी है ये इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिपे, गैबॉन, कॉन्गो, यहाँ पर गणराज्य जो आपका है लोकतांत्रिक युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया की वृत्ति लगभग 13 देशों से और 3 महाद्वीपों से यहाँ पर जाती है ना। लगभग 13 देशों से भूमध्य रेखा 13 देशों से और 3 महाद्वीपों से होकर ये आपकी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा है ना। और देखा जाए पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में उत्तर और दक्षिण में लगभग बांटती हुई है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है बाल्टिक देश में कौन सा शामिल नहीं है। ये शब्द आपने हमेशा सुना होगा कि बाल्टिक देश में जो आपके हैं उसमें से आपके जो आते हैं कौन होते हैं, तो एस्टोनिया है, लातविया है और आपका लिथुनिया है। लेकिन भैया जो आपका यूक्रेन है वो आपकी इसमें नहीं आता है। ये तीनों देश बाल्टिक सागर के पूर्वी तट आपके स्थित हैं और यूरोप के उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। इन्हें बाल्टिक राष्ट्र कहा जाता है। ये तीनों देश ही यूरोपीय संघ के हैं है ना, नाटो और यूरो जोन के सदस्य भी आपके हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ पर स्थित है। 59 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आपके दोस्तों, ये रूस में है। कहाँ पर है? तो आपके रूस में, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों ये आपका है -93.2 दशमलव है ना, ये आपका जो आपका डिग्री सेंटीग्रेड है। लगभग यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के निकट स्थित है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या बनेगा। आपसे कह रहा है संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पास है, निकट है। दोस्तों ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो आपका क्वींसलैंड है उसके तट पर है, कोरल सागर में ये आपके स्थित है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी जीवित संरचना मानी जाती है, नोट करिएगा। इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। याद रखिए ग्रेट बैरियर रीफ को पानी की बगीचा भी कहा गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको तो पता ही होगा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अब आप देख सकते हैं कि कहाँ से होकर गुजरती है, आपके सामने ऑप्शन मिल गए होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है आपका गुजरात भी आपका मिलेगा है ना। यहाँ पर देखा जाए गुजरात से भी आपकी जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपकी झारखंड से भी जाती है, असम में जाती है, मिजोरम से भी जाती है। मतलब यहाँ पर असम से नहीं जाना चाहिए हमारे हिसाब से। असम से नहीं होगा तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। 62 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है कि भैया गुजरात है, झारखंड है, मिजोरम है, असम से नहीं जाती है, ना ही उत्तर प्रदेश से जाती है। सिंपल सी बात है, 8 याद रखना है। मित्र पर गमछा झार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। 63 नंबर दिया है और 63 का ऑप्शन हो जाएगा आपका कि भैया ये आपके 7 देशों से लगती है। 7 देशों में से जमीनी सीमा लगती है और 2 आपकी होती जलीय सीमा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। हमने कहा था बचपन का सपना MBA
बचपन, बिचपन का जो सपना है वो आपका MBA है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है और ये क्रम भी आपका है बांग्लादेश, फिर आपका चीन के साथ, थर्ड नंबर आपके पाकिस्तान, चौथा आपका नेपाल के साथ। ये क्रम भी आपको है याद रखना है। तो आप कहेंगे सर 63 नंबर दिया है और 63 का ऑप्शन लगभग सभी का आ गया है, तो कहेंगे 7 देशों के साथ है यहाँ पर लगती है। सबसे लंबी सीमा आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ आपका है, जो कि त्रिपुरा भी आपकी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत आपका है? 64 नंबर दिया है दोस्तों, याद रखिएगा 70%, लगभग 17% लगभग आपका है, 17 कहीं 18 भी देखने को मिलता है। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मालदीव और मिनीकॉय क्षेत्रों के मध्य कौन सा अवस्थित है? देखिएगा यहाँ पर दिया गया है मालदीव और आपका मिनीकॉय, है ना, दोनों को अगर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका जो जुड़ा है वो आपका 8 डिग्री चैनल से जुड़ा हुआ है। मिनीकॉय और मालदीव, है ना, अलग करता है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल जो आपका है वो आपके देखा जाए तो अंडमान निकोबार, है ना, द्वीप समूह जो आपका है उसके आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु किस राज्य में स्थित है? दोस्तों याद रखिए भारत के जो आपके बिंदु है, जो आपके पूर्वी बिंदु आपका है किबुथु, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। दक्षिण में आप आएंगे गुजरात में गौर माता जो दक्षिणी बिंदु है। लद्दाख में आप जाते हैं तो आपके इंदिरा कॉल है, और अगर दक्षिण में जाते हैं तो इंदिरा पॉइंट है। आपका आंसर हो गया डी नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी है जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? दोस्तों 67 नंबर दिया और 67 का ऑप्शन दोस्तों आपकी जो अराकू घाटी है ये हिमालय पर्वत के अंतर्गत आपकी नहीं आती है। हिमालय पर्वत में देखा जाए तो हिमालय पर्वत में जैसे कि आपका हिमालय एशिया वाला एरिया है वो आपकी आती है इसमें से, लेकिन ये जो आपका अराकू है इसमें आपकी नहीं आती है। आपकी करेवास है, भागीरथी है, काठमांडू, ये सब मिलेंगे, लेकिन इसमें से आपकी ये नहीं आती है। तो आपका 67 का ऑप्शन आपका बनेगा, वो आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा है जो महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर आपका नहीं है? चलिए, महान हिमालय या हिमाद्री, अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका ये पूर्वी घाट है इस वाले किनारे में इसको हम लोग हिमाद्री कहते हैं और पश्चिमी वाले को सह्याद्री कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला एरिया जो आपका जाता है कहीं ना कहीं यहाँ से होते हुए इसे जाते हैं, तो इसमें से देखा जाए तो आपकी हिमाद्री में नहीं स्थित है 68 नंबर में। तो भैया देखो कंचनजंगा है, माउंट मंकालू है, माउंट नंदा देवी है, लेकिन माउंट नाग टिब्बा आपके इसमें आपका नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। अगला दिया गया है कि गुरु शिखर चोटी किस पर्वत पर स्थित है? आप कहेंगे सर गुरु शिखर आपकी अरावली पर्वत पर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान के सिरोही जिले के पहाड़ों में आपकी स्थित है, कहीं ना कहीं सिरोही जिले में आपको देखने को मिलती है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब आते हैं मेघालय में, और मेघालय की बात करते हैं तो खासी जयंती जो आपकी पहाड़ी है, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी, अगर हम बात करते हैं तो खासी जयंती पहाड़ी के साथ साथ शिलांग चोटी भी दी तो गई है। यहाँ पर देखा जाए तो शिलांग चोटी भी है, तो इसका आंसर आपको डी लगाना है। शिलांग चोटी जो आपका है 70 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका क्या बनेगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। शिलांग चोटी आपकी बनेगी, याद रखिएगा। और ये प्रमुख भारतीय वायुसेना का एक स्टेशन भी आपका है। इस चोटी से शिलांग शहर का मनोदृश्य दिखाई दिया जाता है। मेघालय को मेघालय का पठार भी कहते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? नोट कर लीजिएगा, जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप है इसको एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है ना। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का जोड़ा सही नहीं है, कौन सा नहीं सही है? 72 नंबर में आपको देखना है। आपसे कह रहा है कि सर जोजिला और बुर्जिल आपके जम्मू कश्मीर में है, बारा लाचत दिरा और सिपकिला आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ना कि उत्तर प्रदेश में है, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। थांगला, नीति और लिपुलेख आपकी हिमाचल प्रदेश में दिया है, तो आप कहेंगे सर ये तो उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलेपला आपके सिक्किम में, इसका मतलब आपका जो 2 और 3 दिए गए हैं वो आपकी गलत दिए हैं, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? पढ़ लीजिएगा, है ना, पूरी क्लास देखिएगा, इतनी जल्दी ना जाया करो, पढ़ लिया करो पूरी क्लास को, है ना। इतने बेहतरीन आपकी क्लास है और बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं, आपके हिसाब से बिल्कुल क्वेश्चन भी है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहते हैं? तो आप कहेंगे 73 नंबर का ऑप्शन जो आपका है दामोदर वाला, है ना। दामोदर अर्थात जो छोटा नागपुर पठार है इसे भारत का रूर कहा जाता है, और ये पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। इसमें देखिए झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल भी इसमें से आपके आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कोयले के भंडार भी यहाँ से देखने को मिलते हैं।
यहाँ पर जो आंसर है आपका दामोदर वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? 74 नंबर में दोस्तों ये आपके देखिए चिल्का झील है। चिल्का झील जो कि आपकी है ये पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। उड़ीसा के पुरी और आपकी खुर्दा गंजम जिलों में आपकी फैली हुई है। यह दया नदी मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में स्थित आपकी है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 75 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। आपकी जब ये पूछा गया है तो आप कहेंगे सर ये भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी सांभर है। बाकी अगर आपसे लगा देता है कि भैया यहाँ पर एक शब्द लगा देता है चिल्का, चिल्का वाली जो होती है वो आपकी लैगून झील होती है। क्या होती है? लैगून झील आपकी लगा देता है। लैगून झील तो आपकी होती है चिल्का होती है, याद रखिएगा। ये सांभर झील आपके राजस्थान में आपके है, इस बात को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो आपका सुमेलित नहीं है? कुछ आपकी जलप्रपात है और किस नदी के साथ आपका है संबंध? तो पहला ऑप्शन दिया है कि हुंडू जलप्रपात आपके स्वर्णरेखा नदी पर है, चचाई जलप्रपात आपके बीहड़ नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात आपके नर्मदा नदी पर है, और आपसे कह रहा है बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? बताइएगा। पहली बार आप देख रहे होंगे बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में एक लातेहार जिला है, वहां पर पड़ती है बूढ़ी नदी, तो उसमें आपका है ना कि कांची नदी पर, ये बूढ़ी नदी पर आपका है, याद रखेगा। ठीक है, झारखंड के लातेहार जिले में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? 77 दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो आपका सतलज है, सतलुज नदी पर बना है, और ये बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बना है। भारत का सबसे बड़ा बांध ये कह सकते हैं, है ना। और ये गुरुत्वी बांध के रूप में भी आपका जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वी बांध भी आपका है। यहाँ पर दोस्तों अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर 78 है और 78 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा तिरुचिरापल्ली आपका है, याद रखिएगा। तिरुचिरापल्ली आपका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, है ना। तंजावुर के पास पड़ता है ना, तंजावुर जिले में। तिरुचिरापल्ली से लगभग 15 किलोमीटर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कल्लनई बांध को ग्रैंड एनीकट के नाम से जाना जाता है ना। मतलब ये दुनिया का चौथा सबसे पुराना जल नियामक बांध है और भारत का सबसे पुराना बांधों में से इसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दुलहस्ती बांध भारत में किस राज्य में स्थित है? दोस्तों 79 में अगर बात करते हैं, दुलहस्ती आपकी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। जो आपका किस्वतवाड़ जिला है वहाँ पर आपका है, चिनाव नदी पर आपका बना है। पनबिजली संयंत्र आपकी है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह आपका कौन सा है? तो भारत में देखिए जलोढ़ मिट्टी आपकी है जो सबसे महत्वपूर्ण आपकी है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में लगभग 45.6% यानी लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में जलोढ़ मिट्टी आपकी फैली हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ट्री बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ये जो आपकी स्थित है वो आपकी कोलकाता में है। कहाँ पर है? आपकी कोलकाता में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? 82 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिए कॉफ़ी होती है आपकी कर्नाटक में। कॉफ़ी होती है कर्नाटक में होती है, लगभग 71% हिस्सा जो आपका है उत्पादन में से वो कर्नाटक का ही आपका होता है। और यहाँ पर जो कर्नाटक में जैसे आपका है चिकमगलूर, है ना, चिकमगलूर, एक कोडागु और आपका हासन जिले हैं जो सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला दिया है क्रांति और दिया है संबंधित। एक क्वेश्चन आपको यहीं से आपको छपना है दोस्तों। यहाँ पर दे सकते हैं, आपसे कह रहा है कि कौन कौन से चारों ऑप्शन आप लोग दे सकते हैं और इसमें से देख पाएंगे गोल्डन क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो गोल्डन क्रांति का जो संबंध है दोस्तों, याद रखिए बागवानी और शहद से आपका हो जाएगा। ग्रे क्रांति का संबंध आपकी उर्वरक से आपका हो जाएगा। वहीं पर जो पीली क्रांति है वो आपकी तिलहन उत्पादन से हो जाएगी। और काली क्रांति जो संबंध है वो आपकी पेट्रोलियम उत्पादन से। तो ऑप्शन आपका डी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध हीरा उत्पादक जो क्षेत्र पन्ना है एक भारत के किस राज्य में है? 84 को ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये मध्य प्रदेश में पड़ता है जो आपका पन्ना है ना। यहाँ पर देखा जाए हीरा उत्पादक आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से सही सुमेलित आपका नहीं है। 85 नंबर आपसे कह रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चित्रदुर्ग में क्या पाया जाता है? तांबा भैया तो यहाँ तो आपका है नहीं है ना, तांबा तो यहाँ पर आपका है नहीं है। खेतड़ी आपको मिलता है तो आपका गलती हो गया। लौ यस का आपका बेल्लारी मिल जाएगा। और आपसे दिया गया मैग्नीज। भारत में मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? भीलवाड़ा में नहीं मिलेगा, भीलवाड़ा में आपको नहीं मिलेगा। मैग्नीज आपका उड़ीसा वाला एरिया वहाँ पर आपको मिलेगा।
तो इसलिए आपका यहाँ पर देखा जाए तो आपका देखिए 1 और 3 आपके गलत दिए हैं, बाक्साइड आपके कतनी मिल जाएगा। तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 और 3 ये आपके सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस देश में होता है? नोट करिएगा कि भैया जो आपका है भारत है ना, भारत जो आपका है कह सकते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका भारत जो आपका है अभ्रक उत्पादन में ये क्या है, तो आपके कह सकते हैं सर्वाधिक आपका है अभ्रक उत्पादन में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे दिया गया है, भारत में सोने का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में है? चलिए यहाँ पर ये डाटा हमने आपको 23 के हिसाब से बताया है, क्योंकि नया डाटा जो आपके उसमें अभी आया नहीं है, नहीं तो उसमें अभ्रक में शायद कहीं कहीं आपको चिन्ह भी दिया होगा, लेकिन ये डाटा जो आपका होता है वो लगभग 1 साल ही होता है, 1 साल बाद ही नया डाटा अपडेट होता है। विश्व में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस देश में, आपने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपका 87 और आपसे कह रहा है, भारत में सोने का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में है? जवाब की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये कर्नाटक में आपका है। कर्नाटक भारत में स्वर्ण का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक है। 99% देखा जाए तो स्वर्ण का प्रमुख उत्पादक आपका यही है। बाकी जो आपका बचा हुआ आपके झारखंड में मिल जाता है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। कुछ आपके यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर दिया है तेल और प्राकृतिक गैस का जो आपका आयोग है ना, ये आयोग जो आपके है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यहाँ पर आपका 4 यहाँ पर हो जाएगा। खनिज अन्वेषक निगम लिमिटेड आपके नागपुर में है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास जो आपका है वो आपकी हैदराबाद में है, 2 हो जाएगा। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड आपकी भुवनेश्वर में है, तो 1 हो जाएगा। मतलब पहला ये ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कोयले की सबसे उत्तम किस्म जो आपकी है वो कौन सी है? 89 नंबर की बात करते हैं तो 89 का जो ऑप्शन बनेगा वो दोस्तों आपका देखिएगा, जो आपका एंथ्रेसाइट कोयला होता है, यानी सबसे उत्तम कोयला आपका यही होता है। इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है लगभग 86 से 97% कार्बन होता है। काला, चमकदार, कठोर और भंगुर कोयला आपका होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सही आपको मिलान करना है। अब आपको बताना है कि भैया यहाँ पर सही मिलान जो 90 वाले में बनेगा वो आपका कौन सा यहाँ पर हो सकता है। चलिए 90 का ऑप्शन देना है। तो भैया दिया गया हीरा, हीरा दिया है मध्य प्रदेश, आप कहेंगे सही है। मैग्नीज महाराष्ट्र है। पेट्रोलियम असम है। इसका मतलब है कि सभी आपके सही हैं। तो 90 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परियोजना है वो आपके तमिलनाडु के जो आपका तिरुनेलवेली जिला है ना, तिरुनेलवेली जिला है ना, उसमें एक कुडनकुलम आपका है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में यूरेनियम आपको मिलता है ललितपुर में। हमने यूपी जीके की क्लास में आपको पढ़ाया है ना। क्वेश्चन चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, ही मिला तो आपको यूपी जीके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही मिलान आपका नहीं है। यूरेनियम क्षेत्र दिया है और आपका अवस्थित दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नालगोंडा आपका तेलंगाना में है, सिंह भूमि आपके झारखंड में है। अब आपको बताना है दुर्रा यूरेनियम क्षेत्र कहाँ पर है। चलिए यहां पर बताना है दुर्रा यूरेनियम क्षेत्र कहाँ मिलेगा। दोस्तों ये आपके उड़ीसा में नहीं है, इसको तो यहीं से काट देना है। झारखंड के आसपास पड़ता है, ये आपका उड़ीसा नहीं होगा, ये आपका सी नंबर गलत हो जाएगा। सीकर जो आपके राजस्थान में है। अगला है कि सही आपको मिलान करना है। कुछ एल्युमिनियम कंपनी है और आपकी इनकी स्थिति पूछा गया है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए जो आपकी बाल्को है, बाल्को आपकी कोरबा में आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोरबा हो जाएगा। हिंडाल्को आपको रेणुकूट में आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये आपका 2 है, ये आपका 4 है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो आपकी है वो आपकी हीराकुंड में आपको मिलेगी। और नाल्को जो आपकी है वो आपके कहाँ पर होगा? कोरबा में हो, जो भी आपको पढ़ाया भी था। तो यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा 94 में, वो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बाकी लंबी क्लास की वजह से हम आपको पूरी तरीके से है ना नहीं दे पा रहे हैं, नहीं तो हर एक पॉइंट को अब मालूम है कि जब छोटी लगभग आपको 20-25 क्वेश्चन कराएंगे तो हर एक क्वेश्चन के बारे में डीपली और ये कहाँ कहाँ पढ़ते हैं सब चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जब सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लेता है तो भैया आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? भारत का सबसे छोटा राजमार्ग जो आपका है वो आपका है कौन? देखो छोटा बोल दिया है, बाकी यहाँ पर मालूम है सबसे बड़ा जो आपका है 44 आपका होता है। इसमें से जो आपका दिया गया है 47 का जो आपका दिया है ए, ये भारत का सबसे छोटा है ऑप्शन के अनुसार है। वैसे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो आपका है NH 548 जो आपका होता है 548 ये आपका है, वो ये ऑप्शन में आपका दिया नहीं है, तो ऑप्शन आपको सी कर लेना है, 47 का ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी? दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है आपके 1853 में मुंबई से थाने के बीच आपकी चली थी। 34 किलोमीटर इसकी दूरी थी और देखा जाए तो इस दूरी को तय करने में 45 मिनट लगभग समय लेती थी। इस ट्रेन में लॉर्ड डलहौजी के लिए समर्पित किया गया है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारतीय रेल की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन है? भारतीय रेल की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? क्या रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो एक बार 97 का जवाब आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, 98 नंबर में देना है। और 98 की अगर बात करते हैं तो आपसे रहेगा गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया है घाट का नगर किसे कहते हैं? क्या हरिद्वार को कहते हैं, काशी को कहते हैं? तो भैया घाट का नगर आपके हरिद्वार को नहीं, ये आपके काशी को, वाराणसी को कहा जाता है। समुद्रपुत्र आपके लक्षद्वीप को कहते हैं और मलय का देश आपकी कर्नाटक को कहते हैं। तो नए नए क्वेश्चन भी उनको आपको नोट कर लेना है। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सही सुमेलित नहीं है और नहीं सुमेलित है तो आपको सुमेलित करना है। आपसे कह रहा है कि कर्नाटक रत्न आपका देखो मैसूर हो गया। अब आपको बताना है पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पृथ्वी का स्वर्ग मनाली नहीं है भैया, पृथ्वी का स्वर्ग मनाली नहीं है, कश्मीर है। दोस्तों याद रखिएगा, जो कश्मीर है उसको पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, सुहाना मौसम है ना, मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। हरे पेड़, पहाड़, घास, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जो आपका पृथ्वी का स्वर्ग है वो आपकी कश्मीर को कहते हैं। धान कटोरा छत्तीसगढ़ को, इस्पात की नगरी जमशेदपुर को। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन से 2 युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब आपके 2 यहाँ पर दिया गया है, कौन सा नहीं है तो आप देखना है। यहाँ पर 100 नंबर में पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि सर केरिया आपकी उड़ीसा में है। केरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो जो केरिया जनजाति है दोस्तों ये आपके उड़ीसा का दिया है, लेकिन वो खड़िया जनजाति है। खड़िया जनजाति आपके उड़ीसा में है, ना कि केरिया है। यहाँ से आपका ये हल हो जाएगा। कुकी आपके उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी। यहाँ पर दिया है यानदी। यानदी की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान आपसे दिया गया है, राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान आपका हो जाएगा। और पालियाना जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों पालियाना आपके तमिलनाडु में नहीं निवास करती है, याद रखिए केरल में पाई जाती है। एक ऑप्शन कटा, 2 ऑप्शन कटे, इसका मतलब 1 और 4 जो ऑप्शन आपका बी दिया है वो आपका मैच नहीं कर रही है। बाकी देख सकते हैं कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। जो कुकी जनजाति है वो आपकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी आपको मिलती है, जैसे अब मणिपुर है, नागालैंड है और असम है। अब यहाँ पर यूपी भी दिया गया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में से 2 ऑप्शन दिए और 2 ऑप्शन में से यहाँ पर 3 ऑप्शन गड़बड़ है। इस क्वेश्चन में आप गोला लगा लेना है और इसका स्क्रीनशॉट लगा लेना है, ठीक है ना, 100 नंबर में। बाकी अगर आपको यहाँ पर आ रहा है तो आप लोग कर सकते हैं, या तो इसमें ऐसा कर देता कि कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित हैं। अच्छा यहाँ पर देखो सही सुमेलित दिया गया है। कुकी जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया है यानदी जनजाति कहाँ निवास करती है? क्या राजस्थान में करती है? यानदी ये परैया जनजाति है, उसी की अंशम होती है, तो ये भी आपका राजस्थान गलती हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो केरिया जनजाति थी है ना, जिसे खिरिया कहते हैं, हो सकता है वो नाम लिखने में ही गड़बड़ी आपकी हो गई हो, इस वजह से हो, है ना, नाम लिखने में जो खिरिया आपकी है, तो इस हिसाब से तो आपका ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पालियाना है वो आपके तमिलनाडु में भी होती होगी और कहीं ना कहीं केरल में भी आपकी होगी। इस हिसाब से यहाँ पर 1 और 4 यहाँ पर किया गया है। याद रखिए सुमेलित के हिसाब से है, तो ये आपका आंसर आपका हो जाएगा इसमें से, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ेगा जल्दीबाजी में, यहाँ पर नहीं शब्द को हमने गड़बड़ा कर दिया था। भारत का जो स्थायी अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? दक्षिण गंगोत्री दोस्तों याद रखिए अंटार्कटिका महाद्वीप में है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि है किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? दोस्तों ये भूमि जो आपकी अंटार्कटिका महाद्वीप है ये किसी भी स्वामित्व में नहीं है। ये दक्षिण महाद्वीप और दक्षिणी ध्रुव का एक स्थल है और बर्फ से ढका हुआ निर्जर भूमि आपकी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया है ना। ऑस्ट्रेलिया आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसे यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताना है। ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य है आपका ये है तस्मानिया है ना। क्या है? तस्मानिया है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखो दिया गया है
प्यासी भूमि का देश किस देश को कहते हैं? यहाँ पर प्यासी भूमि का जो देश कहते हैं वो नोट कर लीजिएगा, वो आपके ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। मुख्य कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से में बहुत कम बारिश होती है। जो आपका ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, वहाँ पर आपके बहुत काफ़ी मतलब जिसकी वजह से इस हिस्से में बारिश कम हो पाती है। अगला दिया गया है भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है, तो जो भारतीय प्रायद्वीप है वो आपकी हिंद महासागर है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर दोस्तों आपके ये हैं आपके रेडक्लिफ। कौन है? सर रेडक्लिफ जो आपके हैं, है ना। आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है भैया देखा जाए तो इसका विस्तार आपको जो मिलेगा वो आपका कितना मिलेगा? तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो भारत और चीन की बात कर रहा है तो आप कहेंगे सर ये मैकमोहन है। यहाँ पर देखिए पाक जो आपका जलडमरू मध्य है वो आपको देख से भारत और श्रीलंका मिलता है। रेड क्लिफ आपके भारत पाकिस्तान है। डूरंड रेखा आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? हमने कहा था बचपन का सपना एमबीए, है ना, और साथ में देखा जाए जो आपकी कुल मिला के जो आपकी सीमा थी, है ना, उन सबको मिला दिया जाए तो 15,200 किलोमीटर ये आपके भारत की सीमा रेखा आपकी है दोस्तों। याद रखिए ज़मीनी सीमा रेखा हम लोग कह सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने सोल्व किया 110 क्वेश्चन, है ना, और बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, बेहतरीन क्वेश्चन आपके रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत आपकी नहीं रही होगी। और इस वीडियो को अगर आपको एक बार और देखना है तो आप लोग दे सकते हैं, बिल्कुल रट्टा मार के जाना है, आपके एग्जाम में यही से देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है कि नहीं लगा है? मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? पूरा रिवीजन हमने आपको करा दिया, सीखने को तो मिला होगा, तो सभी लोग सपोर्ट करिएगा। अब आप लोग मस्ती करिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। भागने लगते हो क्लास में, जब क्लास लंबी हो तो उस क्लास में देखिएगा कि हम इतने क्वेश्चन आपको कितने कम समय में कराते हैं। अगर आप जाएंगे तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ोगे, इन्हीं क्वेश्चनों को आप 2 घंटे 3 घंटे लगाओगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।